So hello Afnan, once again a very good morning to you. Welcome to our science class जिसमें आज हम लोग केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर रिवीजन करने चल रहे हैं जिसका नाम है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही आसान चैप्टर है। यदि ध्यान से समझोगे तो बहुत ही मजा आएगा इस चैप्टर में। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि एसिड किसको कहते हैं, बेसिस किसको कहते हैं, सॉल्ट किसको कहते हैं, कैसे एसिड बेस का रिएक्शन होता है और हमें क्या क्या चीजें मिलती हैं। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। बहुत ही अच्छे तरीके से पीपीटी वगैरह अरेंज किए हैं। कल अपनी क्लास नहीं हो पाई थी क्योंकि पीपीटी लॉस हो गई थी। ठीक है, कुछ टेक्निकल इशू हो गया। तो आज हम लोग की पीपीटी तैयार है बहुत ही अच्छे तरीके से। तो फुल कंसंट्रेशन के साथ भाई आइए, सभी चीजों को समझिए और रिएक्शंस को रिवाइज करते रहिए। रोज रिएक्शंस जितनी हो सकें, 18 रिएक्शंस हो चुकी हैं, आज कुछ और रिएक्शंस में ऐड ऑन होंगी, तो सबको याद करते हुए चलिए। ठीक है, आ जाते हैं अपनी पीपीटी एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स चैप्टर नंबर 2। ठीक है भाई, एसिड्स किसको कहते हैं? एसिड्स सबसे पहले इस चैप्टर का नाम जो है एसिड बेसिस सॉल्ट्स, तो उसमें सबसे पहला एक वर्ड आता है जिसका नाम है एसिड। अब एसिड किसको कहते हैं बहुत ध्यान से समझिए और इस क्या कहते हैं डेफिनेशंस को एकदम रट लीजिए, अपने दिमाग में एकदम खोल करके रख लीजिए। A substance that gives H plus aqueous as only positive ion in aqueous solution। मतलब एसिड हम उस सब्सटेंस को कहते हैं जब हम उसको किसी एक्वस सोल्यूशन मतलब वाटर, जब हम किसी वाटर में उसको मिलाएंगे तो वो H प्लस आयन, पॉजिटिव आयन रिलीज करेगा। अ सब्सटेंस दैट गिव्स या दैट लूजेस H plus ion when it added in any aqueous solution या when it added into water it releases H plus ion, उस सब्सटेंस को हम लोग एसिड कहेंगे। सिंपल सी डेफिनेशन है। एग्जाम्पल में HCl, H2SO4, HNO3, CH3COOH। देखो इसको जो H2SO4 इसको इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे सब एक ही लेटर में हो गया है, एक ही फॉर्मेट में, तो इसको ध्यान रखना। HNO3 नाइट्रिक एसिड है, ये इस तरीके से होगा। H2 देखो HCl है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 है सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 है नाइट्रिक एसिड और CH3COOH ये है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है भाई, एसिड्स आर सोर इन टेस्ट। एसिड कैसा होता है? खट्टा होता है। ध्यान रखना, एसिड्स को टेस्ट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, बहुत ही डेंजरस होता है। लेकिन बस कुछ एसिड्स जो थोड़ा सा मतलब कंज्यूमेबल है, जिसको हम कंज्यूम कर सकते हैं, जैसे तुम्हारा नींबू हुआ। नींबू को हम टेस्ट करते हैं, वो एक प्रकार का एसिड है। ठीक है, तो नींबू को टेस्ट करते हैं, खट्टा लगता है। तो यहाँ पर एक जनरलाइजेशन कर दिया गया कि एसिड टेस्ट में कैसे लगते हैं? तो खट्टे लगते हैं। एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। जो एसिड होता है ये अगर लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर इसके पास लेके जाएंगे तो वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एसिड समझ में आया? एसिड क्या होता है? तो एसिड एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि वाटर में ऐड करने के बाद H प्लस आयन रिलीज करता है। H प्लस आयन क्या है अभी आगे समझेंगे, अभी दिमाग में रख लो। एसिड एक ऐसा सब्सटेंस जो वाटर में ऐड करने के बाद H प्लस आयन रिलीज करता है। एग्जांपल में तुम्हारा HCl, H2SO4, HNO3, CH3COOH, कोई भी एक दो याद कर लो। एसिड कैसा होता है? टेस्ट में सोर होता है, खट्टा लगता है। और लास्ट है एसिड जो है वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है। सिंपल हो गया। अगला आता है बेसिस। बेस क्या होता है? अ सब्सटेंस विच इंक्रीज हाइड्रोक्सिल आयन। हाइड्रोक्सिल आयन मतलब OH माइनस एक्वस इन एक्वस सोल्यूशन। मतलब बेसिस उस सब्सटेंस को हम कहते हैं जिसको वाटर या फिर एक्वस सोल्यूशन में ऐड करने के बाद हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज करे, OH माइनस रिलीज करे। क्लियर है? उसमें H प्लस आयन रिलीज हो रहा था, इसमें OH माइनस आयन रिलीज हो रहा है। एग्जाम्पल में NaOH, KOH, NH4OH। NaOH तुम्हारा हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, OH को हाइड्रोक्साइड पढ़ते हैं। KOH हो गया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। NH4OH हो गया अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिख सकते हो इसे। ठीक है, जो याद ना हो तुम्हें, जिसका फुल नेम ना पता हो, उसको लिख लो अमोनियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और ये वाला सोडियम हो गया, सोडियम
हाइड्रोक्साइड। बिटर इन टेस्ट, बिटर इन टेस्ट, जो बेसेस होते हैं ये थोड़े से कड़वे लगते हैं टेस्ट में, ठीक है, कड़वा। सोपी टू टच, इनको टच करने के बाद ऐसा लगता है सोप को टच करने के बाद लगता है, उसी तरीके से बेस को टच करने पर तुम्हें लगेगा। बेस टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, जस्ट अपोजिट है। बेस के पास हम रेड लिटमस पेपर लेके जाएंगे तो ब्लू में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, समझ में आ गया। बेसेस में सबसे पहला, अ सब्सटेंस दैट रिलीजेस OH माइनस हाइड्रोक्सिल आयन व्हेन एडेड टू एन एक्वस सॉल्यूशन। दूसरा है बेसेस के कुछ टाइप्स हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद पढ़े कि बेस जो होता है वो बिटर इन टेस्ट होता है, बेस जो होता है सोपी इन टच होता है, टच करेंगे तो सोप जैसा हमें महसूस होगा। और लास्ट हम लोग पढ़े कि जो बेस होता है उसके बाद यदि हम रेड लिटमस पेपर लेके जाते हैं तो वो ब्लू में कन्वर्ट कर देता है, बेस जो है वो ब्लू में कन्वर्ट कर देता है रेड लिटमस में। चल भाई, अब इंडिकेटर आ गया। तो इंडिकेटर्स अपने पास 4 ठो हैं, ठीक है, मतलब ये 4 तरीके हैं जिससे हम सब्सटेंस को पता कर सकते हैं कि ये बेस है या फिर एसिड है। देखो एसिड की हम लोग डेफिनेशन पढ़े कि H+ आयन रिलीज करता है। अब H+ आयन हमको दिखता थोड़ी ना है कि H+ आयन वाटर में रिलीज कर रहा है, या बेस जो है वो OH- रिलीज कर रहा है। तो हमारे पास कोई तरीका होना चाहिए जिससे हम पहचान पाए कि हाँ ये सब्सटेंस बेस है और ये सब्सटेंस एसिड है। तो उसके लिए 4 इंडिकेटर्स बनाए गए। पहला लिटमस, दूसरा टर्मरिक, तीसरा फिनोल्फथैलिन और चौथा है तुम्हारा मेथिल ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज, ठीक है। ये 4 तुम्हारे इंडिकेटर्स हैं। जब बेस को लिटमस पर लगाया जाता है तो ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। तुम्हें पता है जब बेस को लिटमस पेपर पर थोड़ी सी उसकी ड्रॉप डाली जाती है तो ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। और एसिड्स जब लिटमस पेपर पर पड़ता है तो रेड कलर का हो जाता है। टर्मरिक हल्दी जानते हो, हल्दी वो भी एक क्या कहते हैं इंडिकेटर है। टर्मरिक पर यदि हम बेस डालते हैं तो वो रेड कलर में चेंज हो जाता है, और एसिड उस पर डालते हैं तो येलो कलर में चेंज हो जाता है। फिनोल्फथैलिन जो है वो बेस पिंक हो जाता है और एसिड कलरलेस रहता है, मतलब सेम रहता है फिनोल्फथैलिन का। और मेथिल ऑरेंज येलो कन्वर्ट हो जाता है यदि बेस सब्सटेंस हम उस पर डाले हैं, और एसिड जब वो रेड कलर में चेंज हो जाता है। तो ये इंडिकेटर्स हैं, इनको याद करने का एक तरीका है, एक ट्रिक है, क्योंकि इस तरीके से याद नहीं हो पाएगा। लिटमस वाला तो पता है हमें कि लिटमस बेस ब्लू हो जाता है और एसिड रेड हो जाता है लेकिन और के याद करने में थोड़ा सा दिक्कत होगी। तो एक ट्रिक है इसकी, तो वो क्या है, यहां देख लो, लेबर, LABR, क्या है, लेबर ट्राई पॉपकॉर्न, लेबर ट्राई पॉपकॉर्न विद मेयर, ठीक है। अब जितनी कैपिटल लेटर वाले हैं इसको ध्यान रखना है। एल फॉर लिटमस, और अपने में पहले लिटमस आ रहा है ना, लिटमस और पहले बेस उसके बाद एसिड। तो लिटमस पर बेस डाला जाएगा तो ब्लू कलर का हो जाएगा, B फॉर ब्लू, R फॉर रेड, एसिड डालेंगे तो रेड हो जाएगा। T फॉर टर्मरिक में जब बेस पड़ेगा, टर्मरिक पर जब बेस पड़ेगा तो वो रेड कलर में कन्वर्ट होगा, और जब एसिड पड़ेगा तो Y फॉर येलो। पॉपकॉर्न P, ये विद जो है ये ऐसे ही लगाया गया है थोड़ा सा ट्रिक को अच्छा बनाने के लिए। पॉपकॉर्न P फॉर फिनोल्फथैलिन, उसके बाद फिर ये O आ रहा है, छोटा O छोड़ो उसको, P, बड़ा P आ रहा है मतलब P फॉर पिंक। C फॉर कलरलेस, मतलब एसिड जब फिनोल्फथैलिन पे पड़ेगा तो कलरलेस रहेगा, ठीक है, और कोई मतलब नहीं है। आगे हमारा बेस आ रहा है, पीछे हमारा एसिड आ रहा है। उसके बाद मेथिल ऑरेंज में जब बेस पड़ेगा तो येलो कलर का चेंज हो जाएगा, और एसिड पड़ेगा तो रेड कलर का चेंज हो जाएगा। समझ में आया, बहुत ही आसान था। सबसे पहले लेबर ट्राई पॉप
कॉर्न, लेबर ट्राई पॉपकॉर्न विद मेयर, ऐसे समझ गए। एल फॉर लिटमस, इसको याद कर लो भाई साहब, ये आता है। एल फॉर लिटमस और पहले बेस अपने हम लिए हैं, बेस, तो बेस है अपना ब्लू और ये हो जाएगा रेड, बेस ब्लू एसिड रेड लिटमस पे। टी फॉर टर्मरिक, पहले हम बेस लिए तो वो रेड कलर में कन्वर्ट होगा और वाई एसिड होगा तो येलो कलर में। पी फॉर फिनोल्फथैलिन, यदि बेस होगा तो पिंक और एसिड होगा तो कलरलेस। मेयर, एम फॉर मेथिल ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज में अगर बेस होगा तो येलो और एसिड होगा तो रेड। आई होप लर्न हो गया होगा। आगे चलते हैं। लिटमस सॉल्यूशन इज ओरिजिनली पर्पल इन कलर वेयर नो एसिड और बेस इज एडेड। अगर लिटमस पर कोई बेस और एसिड ऐड नहीं किया गया है तो पर्पल कलर का हमें दिखाई देता है, मतलब उसका ओरिजिनल कलर क्या है, पर्पल। लिटमस इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ लाइकेन, अ प्लांट। प्लांट का एक पार्ट होता है लाइकेन, वहां से लिटमस को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, वहां से उसे लिया जाता है। तीसरा, प्योर वाटर हैज नो इफेक्ट ऑन कलर ऑफ लिटमस। प्योर वाटर जो होता है वो कोई भी कलर शो नहीं करता है, वो बीच में लगभग होता है, ना एसिड ना फिर बेस, न्यूट्रल होता है। ठीक है, इंडिकेटर क्लियर हो गया। अब तुम यहां पर देख रहे होगे कि भाई साहब इस इंडिकेटर को समझने के लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए, आंखें होना चाहिए। तो सवाल उठता है सर जी, इंडिया में क्या है, इक्वालिटी है, ठीक है, डेमोक्रेसी, सब एक जैसे हैं, ठीक है। तो यहां पर तो थोड़ा सा भेदभाव हो रहा है। यहां पर जो देख सक रहे हैं उनके लिए तो मैकेनिज्म अच्छा बना दिया गया है, ट्रिक भी बना दी गई है, लेकिन जो देख नहीं सकते उनके लिए क्या, जिनके पास आंखें नहीं है, तो उनके लिए भी साइंटिस्टों ने बनाया है। व्हाट अबाउट हु कांट सी, जो नहीं देख सकते उनके लिए ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स बनाया गया है। कौन से इंडिकेटर्स, फैक्ट्री नहीं, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स क्या हैं, सब्सटेंस हुज स्मेल ऑर्डर चेंजेस इन एसिडिक और बेसिक मीडियम। हमारे पास 3 ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स हैं। पहला है ओनियन, घर में अपनी रहती है प्याज। तीसरा है वनीला एसेंस, जो कि अपने घर में नहीं होता, ऐसा कोई ना अपने घर में होगा, वनीला एसेंस। और तीसरा है क्लोव ऑयल, क्लोव मतलब होता है लौंग, लौंग का तेल। ये 3 है अपने ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। कह दो सर जी कैसे जानेंगे, तो देखो ओनियन का एक महक होती है ना, ओनियन एक बगल में कट रही, बगल में रखी है, तुम जान जाओ कि हाँ प्याज रखी है। ओनियन में एसिड डाल दो, ओनियन में एसिड डाल दो तो ओनियन की महक अगर नहीं जा रही है, ठीक है, ऐसे समझो, ओनियन में तुम सब्सटेंस डाल रहे हो और ओनियन की स्मेल नहीं जा रही, उसका ऑर्डर मेंटेन है, जैसा स्मेल कर रहा था अभी भी है, इसका मतलब वो सब्सटेंस एसिड है। लेकिन अगर तुम कोई सब्सटेंस डाले हो ओनियन पे और उसका ऑर्डर चेंज हो गया, उसका अब रंग, सॉरी जो महक है वो क्या हो गई, चेंज हो गई। भाई महक से पहचान सकते हैं, आंखें तो है नहीं अपने पास, अच्छा है कि मैं अंधा हूं, ठीक है। तो जो सब्सटेंस डाले वो प्याज ने अपना महक बदल दिया, तो इसका मतलब वो बेस है, समझे। हमारे पास 3 ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स हैं। ये क्या होते हैं सर जी, अगर हमारे पास आंखें नहीं तो हम नाक का इस्तेमाल करके पहचान सकते हैं कि कोई चीज एसिड है कि कोई चीज बेस है, ठीक है। तो सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस है तुम्हारे ए बी सी डी कोई भी है, तुमको पहचानना है कि बेस है कि एसिड, तो उसको प्याज पर डाल दो, वनीला एसेंस पर डाल दो या फिर क्लोव ऑयल में डाल दो। यदि उसकी महक, किसकी महक, ओनियन की या वनीला एसेंस की या फिर क्लोव ऑयल की महक बदल जाए, इसका मतलब बेस है। महक वैसे की वैसे रहे जैसे हमारे ओनियन की महक थी, मेंटेन है, इसका मतलब एसिड है। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है, कि एसिड जो है वो स्मेल रिटेन करता है, एसिड डालने पर स्मेल चेंज नहीं होती है और बेस डालने पर स्मेल चेंज हो जाती है। तो ये है तुम्हारा ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, अपने दिमाग में अच्छे से डाल। अगला चलते हैं रिएक्शन विद मेटल। अब हम देखेंगे कि हमारे जो एसिड बेसिस अब हम पहचानना सीख गए हैं, हमको कोई सब्सटेंस दे देगा, हम फटाक से बता देंगे भाई साहब तुम एसिड हो या तुम बेस हो। पहली बात, एसिड H+ आयन रिलीज कर रहा था, बेस OH- आयन रिलीज कर रहा था, लेकिन रिलीज करते हुए दिखता थोड़ी ना है, तो हम लोगों ने इंडिकेटर्स बनाया। कौन सा, लेबर ट्राई पॉपकॉर्न विद मेयर, ठीक है। लेबर मतलब लिटमस, ट्राई टर्मरिक, पॉपकॉर्न फिनोल्फथैलिन, मेयर मेथाइल ऑरेंज, ठीक है। अब उसका कलर क्या क्या होगा ये सब आ गया है।
एक वो इंडिकेटर बनाया, दूसरा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर बनाया, जिनके पास आंखें नहीं है, नाक का इस्तेमाल करके वो पहचान रहे हैं सब्सटेंसों की एसिड है कि बेस है। अब हम क्या करेंगे, एसिड को लेंगे और मेटल के साथ रिएक्ट कराएंगे और देखेंगे क्या हमें मिलेगा। तो ध्यान रखो, याद कर लो कि मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट कराओ या फिर बेस के साथ। क्या बोल रहे हैं, मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट कराओ या बेस के साथ, हमें सॉल्ट मिलेगा, एक सॉल्ट मिलेगा और एक हाइड्रोजन गैस मिलेगी। अब सॉल्ट खाने लायक होगा कि नहीं होगा ये बात की बात है, लेकिन सॉल्ट मिलेगा। ठीक है, खाने मत लगना भाई साहब, अपने घर का ही नमक खाना, दूसरे घर का नमक नहीं खाना चाहिए, नहीं तो नमक के कर्जदार हो जाते हैं लोग। ठीक है, उसके बाद दिक्कत होती है। ठीक है, फिर कर्ज उतारना पड़ता है। चल भाई, मेटल प्लस एसिड, जैसे तुम्हारा दोस्त है उसके ऊपर कर्ज लग रहा है, तुम रोज उसको पानी पिला दे, जब भी वो आ रहा है तो पानी एक कर्ज है। अब देखो चुका पाता है कि नहीं चुका पाता इस जन्म में। ठीक, मेटल प्लस एसिड। ठीक है, वापस से अपने कोर्स पे आते हैं। हम कह रहे हैं मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट कराओ या फिर मेटल को बेस के साथ रिएक्ट कराओ, हमें मिलेगा तो सॉल्ट प्लस H2 ही, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। सॉल्ट जानते ही हो, नमक, और H2 मींस हाइड्रोजन गैस, जो कि उड़ जाए रिलीज हो। जैसे मेटल में हम लोगों ने लिया जिंक और एसिड में ले लिया हम लोगों ने सल्फ्यूरिक एसिड। H2SO4 क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। जिंक प्लस H2SO4, ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। जिंक क्या है, हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, तो इसको पहली फुर्सत में कह देगा भागो भाई साहब, तो ये ZnSO4 प्लस H2। ठीक है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, वहां की रिएक्शन यहां भी काम आ रही है, देख रहे हो। Zn प्लस H2SO4, ZnSO4 प्लस H2, ये ZnSO4 जो है जिंक सल्फेट जो है, एक हमारा क्या है सॉल्ट, और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई। ZnSO4 इज व्हाइट कलर्ड सॉल्ट कॉल्ड व्हाइट विट्रियॉल। जो ZnSO4 सॉल्ट मिलेगा ये व्हाइट कलर का होगा। किस कलर का, व्हाइट कलर का, इसको विट्रियॉल कहते हैं। ठीक है, इसको भाई साहब याद कर लेना, अच्छे से लिख लेना ये सब नोट्स। विट्रियॉल। H2 गैस बर्न्स विद पॉप साउंड एंड एक्सटिंग्विशेस अ कैंडल। जो यहां से गैस निकल रही है, यहां देखो ये यहाँ पर जिंक ग्रैन्युल्स डाले हैं और इसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह डाल दिए हैं, और यहाँ से जब ये गैस रिलीज हो रही है, गैस रिलीज हो रही है, बबल्स निकल रहे हैं, और जब ये बाहर की तरफ आ रही है गैस, तो यहाँ पर एक हम कैंडल जला दे रहे हैं। ठीक है, हम जान लो इस बात को, हाइड्रोजन को चेक करने के लिए बस वहां पर एक कैंडल जला दो, तो कैंडल क्या होगी, पॉप के साउंड के साथ बुझ जाएगी। उसमें जैसे वो हाइड्रोजन गैस आएगी, पॉप की साउंड होगी और हमारी कैंडल बुझ जाएगी। मतलब जो हाइड्रोजन गैस होता है कंबसिबल होता है, वो खुद जल जाता है लेकिन दूसरे को बुझा देता है। ठीक है, यहां लिखा है H2O गैस बर्न्स विद पॉप साउंड एंड एक्सटिंग्विशेस अ कैंडल। H2 गैस, पॉप की साउंड हुई, समझ H2 गैस है, और कैंडल को क्या कर दिया, उसने बुझा दिया। क्लियर, ये रिएक्शन विद मेटल्स। एसिड का मेटल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमको मिलेगा सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। इस एग्जांपल में, इस केस में हम लोगों ने जिंक लिया है और प्लस एसिड के रूप में H2SO4 लिया है। क्या बना, ZnSO4 प्लस H2। ये एक हमारी पुरानी रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट की, उसको यहां पर हम लोगों ने यूज कर लिया है, याद कर लेना भाई। बेसिस के केस में मेटल प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस H2। अभी तो ये जान लो कि मेटल का रिएक्शन बेस के साथ होता है तो सॉल्ट प्लस H2 होता है, लेकिन ध्यान रखना सभी बेस नहीं। ठीक है, हमारी बुक में, एनसीईआरटी बुक में सिर्फ एक ही एग्जांपल दिया गया है, बहुत अच्छा है। ठीक है, जिसमें एक एग्जांपल दिया, जान लो आएगा तो वही आएगा, उसके अलावा कुछ आ नहीं सकता है। ठीक है, तो मेटल का रिएक्शन बेस के साथ करेंगे तो सॉल्ट प्लस H2 निकलेगा। बेस के साथ क्या, एल्कली के साथ करेंगे, एल्कली। ठीक है, अब एल्कली क्या होता है, तो एल्कली एक प्रकार का बेस होता है जो कि वाटर में डिसॉल्वेबल है। ध्यान रखना, सभी बेसेस मेटल के साथ रिएक्ट होकर के सॉल्ट नहीं बनाते हैं। ठीक है, सभी बेसेस मेटल के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट नहीं बनाते, कुछ ही हैं बेस। उन बेस को जो वाटर में डिसॉल्वेबल है और बेस के साथ रिएक्ट होकर के सॉल्ट और H2 बनाते हैं, उनको हम एल्कली कहते हैं। ठीक है भाई, अभी आगे और अच्छे से पढ़ेंगे। तो यहां पर हम लोगों ने बेस के रूप में लिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको पढ़ना जान रहे हो ना, Na फॉर सोडियम, OH फॉर हाइड्रोक्साइड। अभी देखे थे यार बेस में सोडियम हाइड्रोक्साइड, और
मेटल में हम लोगों ने वही जिंक ही ले लिया है। मेटल में क्या ले लिया है? जिंक। तो NaOH प्लस जिंक, NaOH प्लस जिंक ये क्या बना दे रहा है? सोडियम जिंकेट बना दे रहा है, Na2ZnO2 प्लस H2। इसको याद कर लें, ये नई रिएक्शन आई है। इसको क्या कहते हैं? सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस। मतलब यहां भी हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। हम कैंडल ले जाकर के, एक जलती हुई कैंडल ले जाकर के चेक कर सकते हैं, पॉप की साउंड होगी और कैंडल बुझ जाएगी। ठीक बात, समझ में आया? रिएक्शन विद मेटल, मेटल के साथ एसिड रिएक्ट कराओ या फिर बेस रिएक्ट कराओ, हमें सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस मिलेगी। एसिड तो सारे बनाएंगे, लेकिन जो बेस होते हैं, बेस में कुछ ही बेस हैं जिनको हम एल्कली कहते हैं, वो मेटल के साथ रिएक्ट होकर सॉल्ट और H2 बनाते हैं। एल्कली क्या होता है? तो जो बेस, एल्कली ऐसे बेस होते हैं जो वाटर में डिसॉल्वेबल होते हैं। अभी और अच्छे से इसको समझेंगे। आगे चलते हैं, जो अगला टॉपिक अपना, मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड। ठीक है, यहां पर मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा? तो ध्यान रखो, मेटल कार्बोनेट हो या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, यदि इसको एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं, अगर इसको एसिड के साथ, मतलब मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये क्या होता है ये देख रहे हैं। मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमें मिलता है सॉल्ट, एक सॉल्ट मिल जाएगा, वाटर मिल जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल जाएगी। ठीक है, याद हुआ? मेटल कार्बोनेट हो या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, इसको यदि तुम एसिड के साथ रिएक्ट कराओगे तो एक सॉल्ट मिल जाएगा, एक वाटर मिल जाएगा और एक CO2 मिल जाएगा। ठीक है, ये तीन चीज तुम्हें मिलेंगी। मेटल कार्बोनेट मतलब क्या होता है? देखो यहां पर टेस्ट ट्यूब A, टेस्ट ट्यूब B, दो टेस्ट ट्यूब लिए हैं, दो टेस्ट ट्यूब हम लिए हैं। एक में मेटल कार्बोनेट्स रखे हैं और एक में मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये तुम्हारे NCERT की ही एक्टिविटी है। ठीक है, तो टेस्ट ट्यूब ए की बात करें तो इसमें मेटल कार्बोनेट में हम लोगों ने लिया है Na2CO3। देखो ये मेटल है, सोडियम मेटल है ना, CO, फिर CO मतलब क्या होगा? कार्बोनेट, CO मींस कार्बोनेट। इसमें हमने क्या किया है? HCl मिला है। HCl क्या है? एक एसिड है, एक एसिड है। तो हमें क्या मिल रहा है? रिएक्शन के हिसाब से एक सॉल्ट मिलना चाहिए, तो NaCl, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। मैच वो बैलेंस करना, वो तो कर ही लोगे। समझ में आया कि यदि हम मेटल कार्बोनेट के साथ Na2CO3, मेटल में हमने क्या लिया? सोडियम लिया है, तो सोडियम का कार्बोनेट बनाएंगे तो Na2CO3 क्या मिला दिया? HCl गैस, HCl एसिड, HCl मिलाया तो हमें क्या मिलेगा? एक सॉल्ट NaCl, सोडियम क्लोराइड। ये तो बहुत ही कॉमन सॉल्ट है, हम लोग यूज करते हैं, प्लस वाटर प्लस CO2। ठीक है, दूसरा टेस्ट ट्यूब B, ये तो एक ही बात हो गई। टेस्ट ट्यूब B में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, हम कह रहे हैं ना मेटल हाइड्रोजन का, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, CO3 मींस कार्बोनेट। ठीक है, समझ में आ रहा है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में यदि HCl मिलाएंगे तो फिर भी हमें वही मिलेगा, NaCl प्लस H2O प्लस CO2। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? सोडियम कार्बोनेट मींस Na2CO3, इसके साथ HCl मिलाए तो हमें मिलेगा NaCl, CO2, H2O। यह सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, NaHCO3, इसके साथ भी हम लोगों ने HCl मिलाया, हमें मिलेगा NaCl, H2O, CO2। इसका मतलब मेटल कार्बोनेट्स या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स को तुम किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट कराओगे तो तुम्हें मिलेगा सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है, आई होप कि क्लियर हो गया होगा। अब यहां से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है, यहां से देखो ये पाइप लगा करके, ये पाइप लगाए हैं ना, और ये टेस्ट ट्यूब, ये जो इन्होंने डिलीवरी ट्यूब बनाई है, यहां से ये क्या इस टेस्ट ट्यूब में इकट्ठा कर रहे हैं क्या? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जब
लाइम वाटर याद है ना, लाइम वाटर कैसे बनता था, पुरानी रिएक्शन रिवाइज करो तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड गिव्स, क्या बोल रहे हैं, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O क्या बना रहा था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यही तो इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को में यदि हम CO2 गैस रिलीज करते हैं, वही CO2 गैस जो पिछले वाले में बनी है जब मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को एसिड के साथ रिएक्ट करा रहे थे, तो CO2 जो बनी हुई है यदि उससे हम पास कराते हैं लाइम वाटर को तो हमें मिलता है कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग लाइमस्टोन भी कहते हैं प्लस वाटर। तो ये भी रिएक्शन याद कर लो, मेटल कार्बोनेट हाइड्रोजन कार्बोनेट तो याद हो गया, उसकी जो एक्सेस CO2 गैस निकल रही है यदि हम उसको लाइम वाटर से पास करा देते हैं, लाइम वाटर मतलब CaOH होल ट्वाइस, ठीक है, उससे पास कराते हैं तो हमें कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर मिलता है। कहोगे सर जी ये भी रिएक्शन तो हम लोग पढ़े थे व्हाइट वॉशिंग वाली, कि जब लाइम वाटर की हम लोग वो कर देते हैं, व्हाइट वॉश कर देते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड उसको कंज्यूम कर लेता है, उसके बाद वो एकदम कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन की तरह दिखने लगती है, एकदम चमचमाने लगती है। ये भी रिएक्शन पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसमें था कॉम्बिनेशन रिएक्शन में था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन एग्जाम्पल नहीं है लेकिन उसमें लिखा हुआ था। उसके बाद ऑन पासिंग एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस, कह रहे हैं और ज्यादा इस CO3 जो भी इसका प्रोडक्ट आया, इस वाले रिएक्शन में जो प्रोडक्ट आया है यदि उसमें और CO2 पास करा दें तो हमें क्या मिल जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट CaHCO3 होल ट्वाइस, ठीक है, ये प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा यदि हम एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड उसको इस प्रोडक्ट के साथ रिएक्ट करा दें, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट CaHCO3 होल ट्वाइस, और एक्वस है मतलब सोल्यूबल इन वाटर है, ये वाटर में सोल्यूबल हो। देखो कैल्शियम कार्बोनेट है, ये तुम्हारा एकदम मिल्की लगेगा, मिल्की वाटर हो जाएगा, लेकिन जब और CO2 इसके साथ CO3 के साथ लगा दोगे, लाइमस्टोन के साथ लगा दो तो वो सोल्यूबल इन वाटर मतलब एकदम फिर साफ, हमें ये वाला जो सोल्यूशन है ये एकदम साफ दिखाई देगा, पूरी तरीके से डिसॉल्वेबल है वाटर में, ठीक है। चल भाई आगे, अगला है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मींस अगर हम एसिड और बेस को मिला दें तो क्या होगा, बहुत खुराफात करना है, कुछ ना कुछ करते रहना है। अभी तक मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को एसिड के साथ मिला रहे थे, तब देखिए क्या हुआ, तब हमें मिल रहा था सॉल्ट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड। अब देख रहे हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर कह रहे हैं एसिड और बेस को मिला दो, एसिड और बेस को मिला दो तो क्या होगा, तो इस रिएक्शन को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब हम एसिड बेस को मिलाएं और हमें प्रोडक्ट के रूप में सॉल्ट और वाटर मिले तब उस रिएक्शन को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, मतलब एक दूसरे को न्यूट्रल कर देना, एसिड जो H+ आयन रिलीज करता है और बेस जो OH- आयन रिलीज करता है, यदि इसको हम रिएक्ट करा देते हैं तो हमें मिलता है सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है, सॉल्ट प्लस वाटर। चल भाई अब देखते हैं, कुछ रिएक्शंस हैं जो रिएक्शंस हम लिखवा रहे हैं, बस यही इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा और कोई रिएक्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है। NaOH ये क्या है, बेस है कि एसिड, बताओगे तुरंत बताओगे। NaOH दिख रहा है तुम्हें, इसका मतलब क्या है, बेस है। OH दिख गया, बेस है। HCl H दिख गया, एसिड है, ठीक है, तरीका पहचान। बेस और एसिड को रिएक्ट कराएं तो सर जी अभी आपने बताया है हमें मिलेगा सॉल्ट और वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर, तो वाटर का तो हम जानते हैं H2O होता है, क्या तो सॉल्ट का भी जानते हैं सर, ये तो बुद्धू नहीं रहेगा अब हम, NaCl होता है। बेस और एसिड को रिएक्ट कराए तो हमें क्या मिला, सॉल्ट प्लस वाटर। सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया और ले लिया HCl, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस था, HCl हमारा एसिड था, दोनों को रिएक्ट कराया, NaCl सॉल्ट मिल गया और H2O वाटर मिल गया। दूसरा H2SO4 CaOH होल ट्वाइस गिव्स CaSO4 प्लस 2H2O। पहचानो कि कौन सा, ये एसिड की ये बेस, तो देखो यहां पर H दिख रहा है ना, OH तो दिख नहीं रहा है, तो ये एसिड हो गया। ये CaOH होल्ड है, सामने दिख रहा OH है तो ये बेस है।
नाम, तो H2SO4 का नाम होता है सल्फ्यूरिक एसिड। क्या होता है? सल्फ्यूरिक। और CaOH, Ca कैल्शियम, OH हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या बना रहा है? सॉल्ट प्लस वाटर। ये सॉल्ट है और ये वाटर है। सॉल्ट कौन सा बना रहा है? कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, ये सॉल्ट अपना हो गया और ये वाटर हो गया। ठीक है, समझ गए? कैल्शियम सल्फेट ये सब लिख सकते हो तो, और अगर तुम्हें ऐसे ही आ रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। चलते हैं आगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है? एसिड और बेस जब रिएक्ट होते हैं आपस में तो वो न्यूट्रल हो जाते हैं और सॉल्ट और वाटर में वो कन्वर्ट हो जाते हैं। बस सिंपल है, वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। देखो अगला एक हमें इक्वेशन दिया है, नीचे क्या लिखा है उसको एक मत देखो। यहां लिखा हुआ है मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। तुम कहोगे सर जी कुछ जानी समझी इक्वेशन हमको दिख रही है, मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। कुछ सर पिछली वाली इक्वेशन दिख रही है कि प्रोडक्ट में हमें सॉल्ट प्लस वाटर मिलता है। हम कहेंगे बहुत सही, RHS इक्वल है। सॉल्ट प्लस वाटर ऊपर भी था पिछले वाले स्लाइड में, सॉल्ट प्लस वाटर इधर भी है, लेकिन LHS देख रहे हैं तो एक जगह तो एसिड है, पिछले वाले में भी एक जगह एसिड था, लेकिन इधर बेस होना चाहिए था, लेकिन बेस नहीं है। भाई साहब जब 3 लोग हैं तो इसका मतलब ये जो मेटल ऑक्साइड कोई और नहीं, क्या है? ये बेस है। ये क्या है? बेस है। हम क्या कह रहे हैं फिर ध्यान समझो। जब मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर, यहां पर एक इक्वेशन लिखी हुई है, एक रिएक्शन लिखी हुई है, इसको तुम देखोगे तो तुम्हें याद आएगा पुरानी वाली रिएक्शन कि जहां पर एसिड और बेस को मिलाए थे हम लोग, सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl को मिलाया था तो NaCl प्लस वाटर मिला था, सॉल्ट प्लस वाटर मिला था। तो यहां पर भी कुछ वैसा ही दिख रहा है, सॉल्ट प्लस वाटर। राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट हमारा वही है, लेफ्ट हैंड साइड देख रहे हैं तो एक लोग तो प्रेजेंट है, लेकिन एक लोग की जगह कोई दूसरा आ गया है, उसका नाम मेटल ऑक्साइड है। तो भाई साहब जब प्रोडक्ट इक्वल है इसका मतलब इधर भी एसिड प्लस बेस होगा। एसिड इधर ऑलरेडी है, मेटल ऑक्साइड क्या होता है? बेस होता है जनरली। ध्यान रखना, सभी नहीं, जनरली मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। जनरली कुछ ऐसे मेटल ऑक्साइड्स होते हैं जो बेसिक नेचर के होते हैं, लेकिन तुम अभी कॉन्सेप्ट बना लो, तुम्हारे में जितने मेटल ऑक्साइड हैं आएंगे वो सब बेस ही होंगे। जनरली मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। कैसे तुम जाने? तो ध्यान रखना जो बताया अभी। जनरली मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर बिकॉज दे रिएक्ट विद एसिड टू गिव सॉल्ट एंड वाटर। हम कैसे जान गए कि मेटल ऑक्साइड बेस होते हैं? क्योंकि बेस और एसिड ही रिएक्ट होकर के तो सॉल्ट प्लस वाटर बनाते हैं, और कोई तीसरा पर्सन तो होता नहीं जो रिएक्ट करके एसिड के साथ सॉल्ट प्लस वाटर बनाते हैं। क्लियर है? यहाँ पे देखो CuO, Cu क्या है? Cu हमारा मेटल है, कॉपर भाई साहब, कॉपर। देखो कॉपर, मेटल ऑक्साइड करना है ना, मेटल ऑक्साइड, तो कॉपर ऑक्साइड। भाई मेटल हम कॉपर ले लिए, कॉपर का फॉर्मूला होता है Cu, सिंबल Cu, ऑक्साइड का O, CuO, तो मेटल ऑक्साइड ये हो गया। क्या ही दिक्कत है? मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड में हम लोगों ने हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले ली, एसिड 2HCl। देखो एक्वस, एक्वस लिखा हुआ है, इसका मतलब ये वाटर में डिसॉल्व है। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये एकदम कंसंट्रेटेड हम लिए हैं। HCl मीन्स ये वाटर, एक्वस मीन्स ये वाटर में डिसॉल्वेबल है। उसके बाद हमें क्या मिल रहा है यहां पर? CuCl2, CuCl2 प्लस H2O। क्या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है क्या? बताना, क्या यहां पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है क्या? CuCl2 प्लस H2O। समझ में आया कुछ? मेटल ऑक्साइड लिए, मेटल ऑक्साइड में हम लोगों ने ले लिया कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड प्लस ले लिया 2HCl। ठीक है, ये 2 लिखे हैं बैलेंस करने के लिए, उसको कोई दिक्कत नहीं है। तो बन रहा है CuCl2 प्लस वाटर। ये क्या है? हमारा सॉल्ट, और ये क्या है? वाटर। ठीक है, तो ये बात समझ में आई कि मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड क्या देता है? सॉल्ट प्लस वाटर। इसी तरीके से अगला आते हैं, तो नॉन मेटल ऑक्साइड्स
जब बेस के साथ रिएक्ट होता है, नॉन मेटल ऑक्साइड जब बेस के साथ रिएक्ट होता है तो भी हमें सॉल्ट और वाटर मिलता है। तो फिर से ये वाली रिएक्शन तुमको पिछले वाले रिएक्शन की तरह दिखती होगी कि तुम्हारा प्रोडक्ट सेम है, सॉल्ट और वाटर सेम है, इधर बेस है तो ये वाला क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा। ध्यान रखना, मेटल ऑक्साइड को एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तब सॉल्ट वाटर मिलेगा, और नॉन मेटालिक ऑक्साइड को, नॉन मेटल के ऑक्साइड को बेस के साथ रिएक्ट कराएंगे तब हमारा सॉल्ट और वाटर मिलेगा। तो मेटल ऑक्साइड हमारे बेसिक नेचर के होते हैं जनरली, और नॉन मेटल ऑक्साइड जनरली एसिड नेचर के होते हैं। तो यहां देखो लिखा हुआ है, जनरली नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर बिकॉज दे रिएक्ट विद बेस टू गिव सॉल्ट एंड वाटर। नॉन मेटालिक ऑक्साइड जो होते हैं जनरली हमारे एसिड नेचर के होते हैं। क्यों? क्योंकि वो बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बना रहे हैं। यहां पर देखो एक नॉन मेटालिक ऑक्साइड हम लोगों ने लिया है, नहीं ये तो तुम्हारा वो है, बेस है। कैसे जान गए सर? क्योंकि OH है ठीक है, क्या है? OH है। तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है? बेस है। बहुत ध्यान समझो, जब OH दिख जाए तो जान लो ये बेस है। और ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, तुम कहोगे सर ये तो गैस है। अरे भाई ये नॉन मेटल की ऑक्साइड है। कार्बन क्या होता है? नॉन मेटल होता है, उसके साथ ऑक्साइड लगा दिए हैं तो नॉन मेटल की ऑक्साइड है, नॉन मेटल की ऑक्साइड है। समझ में आया? CO2 गैस है, ठीक है, लेकिन वो नॉन मेटल ऑक्साइड भी है, क्योंकि कार्बन क्या होता है? नॉन मेटल होता है, और ऑक्सीजन उसके आगे लगा दे रहे हैं तो नॉन मेटल की ऑक्साइड बन जा रही है। और जब एक बेस को नॉन मेटल ऑक्साइड से, NMO, नरेंद्र मोदी नहीं, नॉन मेटल ऑक्साइड्स, तो जब बेस को नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमें मिलेगा सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, समझ में आ गया? कोई दिक्कत हो तो बताओ, इसको सब पढ़ लेना, याद कर लेना, आगे चलते हैं। ये वाली रिएक्शन भी कुछ पुरानी वाली ही रिएक्शन है ठीक है, CaOH होल ट्वाइस प्लस CO2, ये देखो ये रही, ठीक है, एक ही रिएक्शन कई जगह काम आ जा रही है तुम्हारी। चल भाई आगे, हु कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये भी तुम्हारे NCERT का ही, NCERT की एक एक्टिविटी है। हमको यहां पता करना है इलेक्ट्रिसिटी कौन कंडक्ट कर सकता है। क्या एसिड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है? क्या बेस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है? क्या जो वाटर होता है, प्योर वाटर होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है? और कुछ ग्लूकोज, अल्कोहल वगैरह हैं, वो क्या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं कि नहीं कंडक्ट कर सकते हैं? तो इस तरीके से सेटअप हम बनाए हैं। यहाँ पर हम लोगों ने रबर कॉर्क रख दी है। रबर कॉर्क इसलिए रख दी है कि यहाँ से करंट पास ना हो सके, ठीक है, मतलब इस लिक्विड से ही करंट पास हो, इस लिक्विड, जो भी लिक्विड है। तो इसमें एक बार तुम्हारा एसिड डालेंगे, एक बार तुम्हारा बेस डालेंगे, और एक बार तुम्हारा ग्लूकोज और अल्कोहल डालेंगे। तो जिसमें हमारी बाकी ये सर्किट वगैरह सब सही है, जिसमें हमारा ये बल्ब जल जाएगी, उसमें हम मान लेंगे कि हाँ, अगर ग्लूकोज डाले हैं और ग्लूकोज में हमारी लाइट जल गई, ठीक है, सबकी वगैरह ऑन करने के बाद वोल्ट बैटरी एकदम सब सही है, 6 वोल्ट बैटरी, तो हम कहते हैं ग्लूकोज में करंट इलेक्ट्रिसिटी ट्रेवल करती है, वरना नहीं करती है भाई साहब। समझ में आया? तो ये सेटअप बनाया गया है, इस सेटअप को देख लो, हो सकता है सेटअप बनाने के लिए आ जाए तो बना देना फट से। इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सॉल्यूशन इज कैरीड बाय आयंस। बहुत ध्यान से समझो, ये तुम्हारा इलेक्ट्रोलिसिस जब पढ़ाए थे, जब हम तुमसे पूछे थे कि इस इलेक्ट्रोलिसिस याद है जिसमें हम वाटर को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ना सिखाए थे, ठीक है, तो उसमें क्या हुआ था कि वाटर में हम लोगों ने सॉल्ट या फिर H2SO4 की कुछ बूंदें डाली थी, और तुमसे पूछा था क्यों ऐसा किए, तो तुम कहे सर जी इससे H+ आयन एक्सेस हो रहा है, वहां रिलीज हो रहा है, और आयंस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी ट्रेवल कर रही है। तो वही कॉन्सेप्ट यहां है कि इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सॉल्यूशन इज कैरीड बाय आयंस। सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिक करंट ट्रेवल कर रहा है तो आयन की मौजूदगी की वजह से, आयन की प्रेजेंस की वजह से। तो यदि हमारे सॉल्यूशन में आयंस प्रेजेंट होंगे तो इलेक्ट्रिक करंट ट्रेवल करेगा। अब सवाल उठता है सर जी एसिड में होगा क्या? तो एसिड जब वाटर के साथ मिलता है तो क्या रिलीज करता है? H+ आयन। तो मतलब एसिड में करंट ट्रेवल करेगा अगर हम उसको वाटर में मिला देंगे तब, ठीक है, ध्यान रखना। एसिड को जब हम वाटर में मिलाएंगे
तब करंट ट्रेवल करेगा। सवाल उठ रहा होगा सर जी क्या एसिड में करंट ट्रेवल नहीं करता है? नहीं करता है। कहोगे क्यों सर? भाई साहब एसिड में H+ आयन होता है लेकिन रिलीज नहीं करता है। रिलीज तब करेगा जब वो वाटर में मिलाया जाएगा। ठीक है, एसिड अपनी प्रेजेंस को तभी शो कर पाता है जब वो वाटर के संपर्क में आता है तब। समझ में आ रहा है? देखो सॉल्यूशंस ऑफ एसिड, सॉल्यूशंस ऑफ एसिड लिखने का मतलब समझ गया ना, एसिड को वाटर में ऐड किया गया है तब की बात हो रही है। HCl, H2SO4, HNO3 एंड CH3COH, नाम याद है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। HNO3 मींस नाइट्रिक एसिड, CH3COOH ये होगा कार्बोक्सिलिक एसिड। जनरेट आयंस एंड हेंस दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो हम कह सकते हैं एसिड के पास H+ आयन होता है, इस वजह से उसमें क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी ट्रेवल कर पाती है। Alkalis such as NaOH, KOH, MgOH whole twice, NH4OH। NH4OH मतलब अमोनियम हाइड्रोक्साइड, MgOH मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये जो एल्कलीज हैं, एल्कलीज मतलब ऐसे बेस जो वाटर में डिसॉल्वेबल है। ध्यान रखना सभी बेस में इलेक्ट्रिसिटी ट्रेवल नहीं करती है। ऐसे बेस जो हमारे उसमें वाटर में डिसॉल्वेबल हैं जिनको हम एल्कलीज कहते हैं, एल्कली, वही सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराते हैं। ऑल्सो जनरेट्स आयंस एंड हेंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो ध्यान रखना एल्कलीज जो है वो OH- आयन रिलीज करते हैं, तो वो भी आयंस का होना जरूरी है, वो पॉजिटिव हो निगेटिव है उसकी मर्जी। ठीक है, तो यहां पर भी करंट क्या होता है? ट्रेवल कर जाता है। ग्लूकोज, अल्कोहल डू नॉट जनरेट आयंस एंड हेंस डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जो ग्लूकोज है, अल्कोहल है, प्यारे प्यारे, ये सब क्या करते हैं? ये सब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं करते। समझ में आ गया? छोटी सी बात थी। थोड़ा सा यहाँ क्या लिखा है देख लेते हैं। एसिड कंटेन H+ आयन एज कैटायन एंड एनायन सच एज Cl- इन HCl, NO3- इन HNO3, SO4 2- इन H2SO4, CH3COO- CH3 इन CH3COOH. Since the cation present in acid is H+, this suggests that acid produce hydrogen ions in solution which are responsible for their acidic properties. तो यहाँ पे कह रहे हैं जितने भी तुम्हारे ये एसिड्स होते हैं इनके पास H+ आयन होते हैं। वाटर में जाने के बाद ये H+ आयन रिलीज करते हैं, H+ आयन रिलीज करते हैं। और यही जो H+ है, H+ एक्वस है, H+ एक्वस है। H+ एक्वस मतलब ये H+ अब उस एसिड का पार्ट नहीं, ये H+ अब इस एक्वस का पार्ट हो गया, मतलब H2O का पार्ट हो गया। ये H+ किसका पार्ट हो गया है? H2O वाटर का पार्ट हो गया है। तो यही H+ रिस्पॉन्सिबल होता है उस एसिड की एसिडिक प्रॉपर्टीज को शो करने के लिए। समझ रहे हो? यही H+ रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, चल भाई आगे चलते हैं। प्रिपरेशन ऑफ HCl गैस। अब यहां पर हम लोग HCl गैस को प्रिपेयर कर रहे हैं। HCl गैस को प्रिपेयर कर रहे हैं। ये भी तुम्हारा क्या है? तुम्हारी NCERT की एक्टिविटी है। इसमें क्या करना है? एक टेस्ट ट्यूब लेना है, उसमें कुछ सोडियम क्लोराइड डाल देना है, NaCl, जो अपने घर में पाया जाता है, सफेद सफेद नमक होता है जिसको हम लोग बहुत अच्छे से खाते हैं। सोडियम क्लोराइड डाल दिए हैं, NaCl डाल दिए हैं, प्लस H2SO4, और इसमें बूंद 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 हम लोग H2SO4 डाल रहे हैं। इस किससे? ड्रॉपर से H2SO4 इससे डाल रहे हैं। ठीक भाई, समझ रहे हो? बूंद 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 इस NaCl में, NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड में HCl गैस कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं? तो याद रखना एक टेस्ट ट्यूब लिए थे, उसमें NaCl अपना घर से नमक ले आए थे और डाल दिए थे। ठीक है, और फिर ड्रॉपर से H2SO4 की बूंदें डाल रहे हैं, H2SO4 की बूंदें हम लोग डाल रहे हैं। डालने के बाद यहां पर तुम लगा दो कॉर्क। ठीक है, सेकंड केस में यहां तुम क्या लगा दो? कॉर्क। कॉर्क लगाने के बाद यहां पर एक डिलीवरी ट्यूब लगा दो, डिलीवरी ट्यूब लगा दो। उसके बाद यहां से कुछ गैसेस निकलेंगी। क्यों निकलेंगी भाई साहब? सॉल्ट प्लस एसिड है, सॉल्ट प्लस एसिड है तो कुछ गैसेस तो रिलीज होंगी ही होंगी। कोई रिएक्शन हो रहा है तो गैस कुछ रिलीज होगी। तो यहाँ पर हम डिलीवरी ट्यूब लगा दिए हैं और इससे जो गैस निकल रही है जिसको हम HCl ले रहे हैं, ड्राई HCl गैस जो निकल रही है उसको हम देख रहे हैं कि वो हमारा बेस है या फिर एसिड है। ठीक है,
यहां पर एक और चीज दिख रहे हैं, गार्ड ट्यूब कंटेनिंग कैल्शियम क्लोराइड। गार्ड ट्यूब कंटेनिंग कैल्शियम क्लोराइड, ये डिलीवरी ट्यूब में ही लगता है, डिलीवरी ट्यूब में ही गार्ड ट्यूब भी फिट हो जाता है, और ये कैल्शियम क्लोराइड इसमें कंटेन रहता है, मतलब इसके पास कैल्शियम क्लोराइड होता है। वो इसलिए कि कोई भी अगर नमी वगैरह ह्यूमिडिटी है एनवायरनमेंट में, तो ये उसको क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। मतलब कि जो भी गैस बाहर निकले वो एकदम सूखी गैस बाहर निकले, ठीक है, नहीं तो फिर हमारा जो ऑब्जर्वेशन है वो खराब हो जाएगा। समझे नहीं समझे? सबसे पहले टेस्ट ट्यूब लिए, हम कर क्या रहे हैं, HCl गैस प्रिपेयर कर रहे हैं। HCl गैस हम देख रहे हैं कि क्या होती है, एसिड होती है कि बेस होती है, तो उसके लिए HCl गैस चाहिए होगी। तो हम लोगों ने क्या किया है, सबसे पहले NaCl सोडियम क्लोराइड एक टेस्ट ट्यूब में हम लोगों ने ले लिया है। फिर हम उसमें डाल रहे हैं क्या, ड्रॉपर से H2SO4 धीमे धीमे डाल रहे हैं। एसिड बहुत ही विग्रस रिएक्ट करता है, इसलिए थोड़ी थोड़ी डाल रहे हैं। उसके बाद कॉर्क लगा करके डिलीवरी ट्यूब लगा दिए हैं। ध्यान रखना है इसको, हमें देखो ये पेयर ऑफ टोंग से पकड़े हुए, एक चिमटे से पकड़े हुए, क्योंकि गर्म हो सकता है, ठीक है। तो और हम कह रहे हैं यहां पर कभी कभी क्या लगाया जाता है, गार्ड ट्यूब लगाया जाता है कंटेनिंग कैल्शियम क्लोराइड। ये क्या होता है, अगर एनवायरनमेंट में कोई ह्यूमिडिटी है तो उसको क्या करता है, सारी की सारी नमी को सुखा देता है। तो इससे जो भी गैसेस निकल रही हैं, अब उसको हम चेक करेंगे, कि वो क्या है, वो एसिड है या फिर बेस है। तो ऑन पासिंग द HCl गैस थ्रू ड्राई ब्लू लिटमस पेपर देयर विल बी नो चेंज ऑन इट। यदि हम यहां पर, भाई हमको चेक करना है, तो ब्लू लिटमस हम लगा रहे हैं, ड्राई है, मतलब ब्लू लिटमस जो है एकदम सूखा हुआ है, तो यहां से जो सूखी हुई गैस HCl गैस आ रही है वो इस पर कोई कलर शो नहीं करेगी। ध्यान रखना, HCl गैस आई, यहाँ पे ड्राई ब्लू लिटमस पेपर हम लगाए हुए थे। HCl देखने में तो एसिड लग रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की गैस है, तो उसको क्या करना चाहिए था, रेड करना चाहिए था, लेकिन नहीं करी। दूसरा, ऑन पासिंग द HCl गैस थ्रू मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर इट टर्न्स इनटू रेड। वही ब्लू लिटमस पेपर को यदि हम थोड़ा सा भिगो लिए, थोड़ा सा मॉइस्चर उसमें ऐड कर दिए, थोड़ा सा पानी डाल दिए, फिर वो वहां पर रखे डिलीवरी ट्यूब के पास, तो जैसे ही HCl गैस उस ब्लू लिटमस, मॉइस्ट ब्लू लिटमस के पास आई, उसका कलर रेड हो गया। समझ में आया क्या हुआ? मतलब कि एसिड की पहचान तभी हो सकती है जब उसको वाटर के साथ रिएक्ट कराया जाए, वाटर के साथ उसको जोड़ा जाए। पहले केस में HCl गैस आ रही थी, लिटमस पेपर क्या होता है, ब्लू से रेड हो जाता है जब वो क्या होता है, जब वो एसिड होता है, तो ब्लू से रेड हो जाता, तो हो तो जाना चाहिए था, लेकिन HCl गैस आई, ब्लू ही रहा। इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। फिर हमने क्या किया, लिटमस पेपर को थोड़ा सा भिगो दिया, जैसे ही HCl गैस उसके पास आई, ब्लू लिटमस पेपर रेड हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो एसिड है वो अपनी प्रेजेंस को तभी शो कर पाता है जब वाटर प्रेजेंट रहता है। वाटर में वो डिसॉल्व बिना हुए H+ आयन रिलीज नहीं करेगा, और H+ आयन रिलीज नहीं करेगा तो ब्लू लिटमस पेपर का रंग रेड नहीं होगा, हम पहचान ही नहीं पाएंगे कि वो एसिड है कि बेस है। समझ में आ गया प्रिपरेशन ऑफ HCl गैस, किस तरीके से HCl गैस को प्रिपेयर किए। सोडियम क्लोराइड लिए, ड्रॉप हम डाल रहे थे H2SO4, गैस निकली HCl। सबसे पहले ड्राई लिटमस लगाए, कोई रंग नहीं हुआ और कोई रंग चेंज नहीं हुआ, वो ब्लू का ब्लू ही रहा। फिर मॉइस्ट लगाया, तो मॉइस्ट लगाया जैसे वो ब्लू से रेड कन्वर्ट हो गया। इससे यहां पर ये पता चल रहा है कि एसिड अपना H+ आयन तभी रिलीज करता है जब वो वाटर की प्रेजेंस में आता है। क्लियर? आगे चलते हैं। एसिड एंड बेस इन वाटर। एसिड को हम वाटर में ऐड कर दें, क्या होगा, बेस को वाटर में ऐड कर दें, क्या होगा। यहां पर सिर्फ यही होता है, कुछ ना कुछ करते रहो, जो रिजल्ट निकले वही क्या बन जाती है, इतिहास बन जाता है। तो तुम भी कुछ ऐसा काम करो। एसिड प्रोड्यूस H+ आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। अभी जो पिछला देखे हैं वही चीज है, ठीक है। यहां पर जो देखे कि एसिड क्या रिलीज कर रहा था, H+ आयन रिलीज कर रहा है ना, तो वही लिखा है यहां पर सिंपल सा, एसिड प्रोड्यूसेस H+ आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब कि HCl को हम लोग वाटर में ऐड किए तो क्या हुआ, ये H+ आयन रिलीज करने लग गया, ठीक है, समझ रहे हो। और यही H+ आयन से बहुत ध्यान समझिए भाई, बहुत ध्यान से समझिए जो हम कह रहे हैं। HCl को
HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब हम वाटर में ऐड किए तो अभी तक के हिसाब से क्या होगा, वो H प्लस आयन रिलीज करेगा। और यही H प्लस आयन जो है ये एसिड की प्रेजेंस को बताता है। ठीक है, कि एसिड है कि नहीं है। H प्लस आयन अगर रिलीज नहीं होगा तो पता ही नहीं चल पाएगा कि एसिड है कि नहीं। जो ये H प्लस आयन है ये कभी अकेला एग्जिस्ट नहीं करता है, सिंगल नहीं है, मिंगल है। ठीक है, ये डबल रहता है। ठीक है, पार्टनर है इसका। वो क्या है कि H प्लस जैसे ही रिलीज होता है जो वाटर है H2O उसके साथ ये क्या करता है, बॉन्डिंग बना लेता है। तो बना देता है H3O+। ठीक है, हाइड्रोनियम आयन, जो क्या कहते हैं, हाइड्रोनियम आयन। समझ में आया? एसिड था, वाटर में ऐड किया तो H प्लस आयन रिलीज होने लगा। H प्लस आयन रिलीज होने लगा, वो कभी अकेला नहीं रहता है, वो तुरंत H2O जो मॉलिक्यूल है उसके साथ अपनी बॉन्डिंग बना लेगा और हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करेगा। तो हम कह सकते हैं कि H प्लस बोलें, H प्लस एक्वस बोलें या H3O+ बोलें, बात एक ही है भाई। एक्वस का क्या मतलब होता है, H2O। तो H प्लस और H2O मिलकर के क्या बना देगा, H3O+। क्या ही दिक्कत है। ठीक है, मतलब H प्लस एक्वस बोले या H3O+ बोले, बात एक ही है। ये दोनों एक ही चीज हैं और यही रिस्पॉन्सिबल हैं एसिड की प्रेजेंस को दिखाने में। ठीक है, समझ गए? यहां पर वही सब लिखा हुआ है, तुम समझ रहे होगे। एल्कलीज क्या होता है, ऐसे बेस जो कि वाटर में डिसॉल्वेबल है। Some bases are water soluble, these are called alkalis. Alkalis हम उस बेस को कहते हैं जो वाटर में डिसॉल्वेबल है। All bases are not water soluble. सभी बेसेस वाटर में soluble नहीं होते हैं। मतलब जितने भी एल्कली हैं वो बेस हो सकते हैं, लेकिन जो बेस हैं वो एल्कली हो ऐसा संभव नहीं है। बेस मतलब all alkali are base, but all base can't be alkali। ठीक है, समझ गए बात को? बेसिस बट नॉट एल्कली, बेसिस हैं लेकिन एल्कली नहीं है। जिंक हाइड्रोक्साइड यहां ऐसे रहेगा, जिंक हाइड्रोक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या है ये सब बेसिस हैं लेकिन एल्कली नहीं, ये सब वाटर में डिसॉल्वेबल नहीं है। यहां पर कुछ ऐसे बेसिस हैं जो वाटर में डिसॉल्वेबल हैं। तो देखो एग्जांपल दिया हुआ है, इनका भी एग्जांपल देख लेते हैं भाई साहब, नहीं तो बुरा मान जाएंगे, बुरा। कह रहे हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, यदि इसको वाटर के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, किसके साथ, वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा, पोटेशियम अलग, हाइड्रोक्साइड अलग, OH माइनस आयन रिलीज होगा ना, OH माइनस आयन रिलीज होगा। समझ में आ रहा है ना? एसिड और बेस को वाटर में मिला रहे हैं, वही जो फर्स्ट स्लाइड में पढ़े थे, एसिड और बेस की डेफिनेशन, कि एसिड को वाटर के साथ मिलाएंगे तो H प्लस आयन रिलीज करेगा, और बेस को वाटर के साथ, एसिड को वाटर के साथ मिलाएंगे H प्लस आयन, और बेस को वाटर के साथ मिलाएंगे तो OH माइनस आयन रिलीज करेगा। तो इसमें वही हो रहा है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, OH माइनस रिलीज करेगा कि अकेला पड़ जाएगा। ठीक है, NaOH में वाटर मिला दिए तो भाई साहब सोडियम अलग हो गया, हाइड्रोक्साइड अलग हो गया। ठीक है, वाटर ने आकर के इनके बीच में क्या कर दी, दूरियां ब्रेकअप करा दिया इन इंग्लिश। ठीक है, दूरियां कर दी। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2, इनमें वाटर लगाया तो ये क्या हो गया, Mg2++2OH- हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्सिल आयन जो है वो भागने लगा। भागेगा तभी तो यार इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराएगा। समझ रहे हो बात को? तो सिंपल सा है यार, एसिड को वाटर के साथ रिएक्ट कराए, हाइड्रोजन H प्लस आयन भागने लगा। और बेस मींस एल्कली, ध्यान रखना है एल्कली बोलना है, बेस नहीं, क्योंकि सारे बेस वाटर में डिसॉल्वेबल नहीं होते। तो एल्कली को वाटर के साथ जैसे ही मिक्स करेंगे OH माइनस आयन भागने लगेगा। चल भाई आगे, इसका मतलब हम लोगों ने अभी क्या समझा, अभी तक का केस में एसिड प्लस बेस सॉल्ट प्लस वाटर देता है, एसिड प्लस बेस सॉल्ट प्लस वाटर देता है। H
एसिड जो है H प्लस आयन रिलीज कर रहा है, बेस जो है वो OH माइनस आयन रिलीज कर रहा है, ठीक है, OH माइनस आयन रिलीज कर रहा है। ऐसे समझो, ऐसे समझो, यहाँ पे लिखते हैं, तुम कहोगे सर जी देख देख के नहीं, यहाँ आप समझा दीजिए जरा। एसिड प्लस बेस क्या है? सॉल्ट प्लस वाटर। अब एसिड हम कोई मान लेते हैं कि XH और बेस हमारा है MOH, H प्लस OH माइनस, सॉल्ट जो है वाटर है। अब देखो देखो बहुत ध्यान समझो, एसिड को वाटर के साथ मिलाएंगे तो क्या होगा? H प्लस आयन रिलीज करेगा, H प्लस आयन भगा दिया। और बेस को वाटर के साथ मिलाएंगे तो क्या होगा? बेस को वाटर के साथ मिलाएंगे क्या होगा? OH भागेगा। और ये सॉल्ट क्या बचेगा? यहाँ पे क्या बचेगा? क्या बचेगा? यहाँ पर बचेगा MX, तो MX तो सॉल्ट हो गया और ये क्या हो गया? H2O। समझ में आया? यही तो कहानी सब चल रही है, एसिड प्लस बेस, सॉल्ट प्लस वाटर। एसिड ने अपना H प्लस आयन भगाया, बेस अपना OH माइनस आयन भगाया, ये H प्लस OH क्या बना दिया? वाटर बना दिया। और जो बचे हुए हैं इधर वही मिलकर क्या बना दिए? सॉल्ट बना दिए। यहाँ पर बचा था X, यहाँ पर बचा था M, ये दोनों मिलकर क्या बना दिए? MX सॉल्ट बना दिए। ठीक है, क्लियर होगा बहुत ही अच्छे तरीके से, सब तुम्हारे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, एनसीईआरटी पढ़े ही नहीं कभी। ठीक है, अब आज की लास्ट स्लाइड है, ये क्या है? द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग एन एसिड और अ बेस इन वाटर इज अ हाईली एक्सोथर्मिक वन। तुम एसिड और बेस को जब वाटर में ऐड कर रहे हो तो बहुत ही एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, बहुत ही हजार्डस रिएक्शन है। यदि सही तरीके से नहीं किया गया विद प्रॉपर प्रिकॉशन तो हाथ जल सकता है, बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है एसिड बेस के एक्सपेरिमेंट करने में। इसलिए कुछ सावधानियां बरतनी पड़ती है। ठीक है, पहला समझ में आ गया, ये जो प्रोसेस है एसिड और बेस को वाटर में डिसॉल्व करने का, ये हाईली एक्सोथर्मिक है, बहुत हीट रिलीज करता है। ऑलवेज ऐड, देखो क्या लिखा, ऑलवेज ऐड एसिड स्लोली टू वाटर, मतलब हम पहले इसमें वाटर ले लेंगे, इसमें क्या ले लेंगे? वाटर, और एसिड को इसमें ऐड करेंगे, एसिड को वाटर में डालेंगे। ध्यान रखना ये चीज सही है, लेकिन एसिड अंदर है और तुम वाटर ऐसे डाल रहे हो तो लास्ट बार वाटर डाल रहे हो, ये खतरनाक एग्जाम्पल है, खतरनाक तरीका है। ठीक है, कोई बहुत डालना है, और एसिड को ड्रॉप बाय ड्रॉप, अभी देखे थे वो ड्रॉप बाय ड्रॉप डालना है, पूरा ऐसे नहीं डाल देना है। ऑलवेज ऐड एसिड स्लोली टू वाटर विद कांस्टेंट स्टीरिंग, मतलब एसिड को 2 बूंद डालो, उसके बाद उसको मिलाओ, फिर 2 बूंद डालो, फिर उसको मिलाओ। ऐसा नहीं कि डालते जा रहे मिलाओ भी, कांस्टेंट स्टीरिंग, मिलाते रहो। If water is added to a concentrated acid, the heat generated may cause the mixture to splash out and cause burns. यदि हम वाटर को ऐड करने लग गए एसिड में यहाँ पर, तो पूरा का पूरा जो ये मिक्सचर है ये स्प्लैश आउट हो सकता है, बाहर आ सकता है, आग लग सकती है, बहुत एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा वो। ठीक है, एक्सोथर्मिक ये भी है, लेकिन ये हम कंट्रोलेबल एक्सोथर्मिक कर रहे हैं, एसिड डाल रहे हैं फिर मिलाते रहे, थोड़ी थोड़ी ड्रॉप बाय ड्रॉप डाल रहे हैं। लेकिन इसमें हम तो 1 बाल्टी डाल दिए, तो भाई साहब बहुत ही खतरनाक है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ध्यान रखना, वाटर हमारे बीकर में रहेगा, एसिड हमारे ड्रॉप में रहेगा, और ड्रॉपर से ड्रॉप बाय ड्रॉप उसमें डालेंगे, और स्टीरर से हिलाने वाला एक वो होता है, वो छड़ी होती है, उसको हम हिलाते रहें। समझ गया बात? क्लियर है? तो इस तरीके से हम काम करेंगे। अगर इस तरीके से नहीं करेंगे, इस तरीके से करेंगे तो भाई साहब फिर खतरनाक काम हो जाएगा, फिर केमिस्ट्री आगे से नहीं पढ़ पाओगे। क्या तो सर जी पढ़ना ही कौन चाहता है? ठीक है, तो भाई फिर कर सकते हो, क्या ही बोले। ठीक है, तो इस तरीके से अपना ये जो प्यारा सा आज का टॉपिक था ये यहाँ पर हो जाता है कंप्लीट। आई होप सो कि सब चीज़ें क्लियर होगी, कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो आ जाते हैं तुम्हारे काम में। बोला था 1 घंटे क्लास होगी, 1 घंटे की हो गई। तो तुम्हारा जो चैप्टर है वो आधा लगभग कंप्लीट कर दिया है हमने। होपफुली कल क्लास होगी और कल ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। तुम्हारा काम रहेगा कि जो भी चीज़ें पढ़ाए हैं इसको अच्छे से रिवाइज कर लो। 18 रिएक्शन के बाद ये जितनी भी रिएक्शन है उसको उसमें ऐड ऑन कर लो और बार बार रिवीजन करो। ठीक है, 5-6 मिनट में पूरी की पूरी रिएक्शन तुम लिख लोगे।
ठीक है, अगर बार बार रिवीजन करोगे तो। और जितने भी इंटरेस्ट क्वेश्चन इस बीच में आए हुए हैं उनको भी अपनी कॉपी में अच्छे तरीके से लिख डालो। तो आज के लिए अपने इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।